भारत का रुपया गिर रहा है। The Indian rupee. The Indian rupee plunged to a record low. It has fallen again to a record low. पाकिस्तान का क्यों नहीं? कुछ महीने पहले तक भारत में एक अलग तरीके की चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। Pakistan is on the brink of bankruptcy. कहा जा रहा था कि IMF के बिना पाकिस्तान का गुजारा ही नहीं है। Only way to avoid it is to get money from the IMF. कहा जा रहा था कि विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि लोग आटे की लाइनों में खड़े हैं। जिस देश को कुछ साल पहले दिवालिया बताया जा रहा था, उसकी मुद्रा स्थिर दिख रही है। और जिस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जा रहा था, उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर होती जा रही है। लेकिन अर्थव्यवस्था की असली कहानी सतह के नीचे लिखी जाती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा को स्थिर रखने के लिए क्या कीमत चुकाई है। भारत का रुपया गिर रहा है, पाकिस्तान का क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान हमसे बेहतर कर रहा है या हम किसी भ्रम के शिकार हैं? कुछ महीने पहले तक भारत में एक अलग तरीके की चर्चा चल रही थी। हर जगह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। कहा जा रहा था कि IMF के बिना पाकिस्तान का गुजारा ही नहीं है। कहा जा रहा था कि विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि लोग आटे की लाइनों में खड़े हैं। और सच कहें तो इनमें से बहुत सी बातें गलत भी नहीं थी। 2022 और 2023 के दौरान पाकिस्तान अपने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक से गुजर रहा था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। 2026 आते आते सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल उल्टी चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि पाकिस्तान का रुपया स्थिर है, जबकि भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने तुलना करनी शुरू कर दी, और कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि शायद पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर चला रहा है। सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं तो आपने ये बहस जरूर देखी होगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस देश को कुछ साल पहले दिवालिया बताया जा रहा था, उसकी मुद्रा स्थिर दिख रही है। और जिस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जा रहा था, उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर होती जा रही है। क्या पाकिस्तान वास्तव में कोई कमाल कर रहा है? क्या भारत कोई गलती तो नहीं कर रहा? क्या हमें अपनी आर्थिक नीतियों पर दोबारा विचार करना चाहिए, या फिर ये पूरी तुलना ही गलत है? नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि क्या पाकिस्तान का रुपया भारतीय रुपये से बेहतर है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। चलिए, तो इस सवाल का जवाब समझने से पहले हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मुद्रा यानी कि करेंसी को उसी तरह देखते हैं जैसे क्रिकेट का स्कोर बोर्ड होता है। जिनका नंबर ऊपर है वही जीत रहा है, जिसका नंबर नीचे है वो हार रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र क्रिकेट नहीं होता और मुद्रा का मूल्य किसी परीक्षा के अंकों की तरह काम नहीं करता। यहीं से कहानी शुरू होती है। जब हम ये कहते हैं कि रुपया गिर रहा है तो उसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह है कि डॉलर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे तो आज 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि रुपया कमजोर हुआ है। यही बात पाकिस्तान के साथ भी लागू होती है। लेकिन यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी पैदा होता है। क्या कमजोर होती मुद्रा हमेशा बुरी चीज होती है, और क्या स्थिर मुद्रा हमेशा अच्छी चीज होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई विकसित देश भी अपनी मुद्रा को नियंत्रित तरीके से कमजोर होने देते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर मुद्रा कई बार निर्यात को बढ़ावा देती है। जब आपकी मुद्रा कमजोर होती है तब विदेशियों के लिए आपके उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, और जब उत्पाद सस्ते होते हैं तब निर्यात बढ़ सकता है। यानी मुद्रा का थोड़ा कमजोर होना हमेशा बीमारी नहीं होता, कई बार ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है। यहीं भारत और पाकिस्तान की कहानी अलग अलग रास्तों पर चली जाती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत विशाल मात्रा में तेल आयात करता है। भारत भारी मात्रा में मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स और औद्योगिक सामान आयात करता है। भारत वैश्विक पूंजी बाजारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं तब रुपया मजबूत हो सकता है। जब वे पैसा निकालते हैं तब रुपया दबाव में आ सकता है। यानी भारतीय रुपया
एक जीवित बाजार की तरह काम करता है। इस पर दुनिया का असर पड़ता है, तेल का असर पड़ता है, युद्ध का असर पड़ता है, अमेरिकी ब्याज दरों का असर पड़ता है और विदेशी निवेश का भी असर पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का रुपया दुनिया से जुड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान की तरफ आइए। क्या पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही है? पूरी तरीके से नहीं, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 2022-23 के संकट के बाद पाकिस्तान को मजबूरी में कई कठोर कदम उठाने पड़े। उनमें से क्या क्या कदम थे? पहला था आयात पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा के उपयोग पर सख्ती, IMF की शर्तें, मौद्रिक अनुशासन और डॉलर की मांग को नियंत्रित करने की कोशिश की। यानी पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ने के बजाय कई जगहों पर उसे कसकर पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर जो तुलनाएं दिखाई जा रही है वो अक्सर केवल सतह दिखाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था की असली कहानी सतह के नीचे लिखी जाती है। उस कहानी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा को स्थिर रखने के लिए क्या कीमत चुकाई है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त तो मिलती नहीं है। न स्थिरता, न विकास, न मजबूत मुद्रा, न तेज अर्थव्यवस्था, हर चीज़ की एक कीमत होती है और पाकिस्तान ने भी एक कीमत चुकाई है। सवाल है कितनी, और क्या भारत कोई दूसरी कीमत चुका रहा है? क्योंकि अब हमें समझना होगा कि पाकिस्तान ने अपने रुपए को बचाने के लिए क्या किया और भारत ने अपने रुपए को पूरी ताकत से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। ये कहानी उतनी आसान भी नहीं है जितनी ट्विटर और यूट्यूब पर दिखाई जाती है। अगर आपने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की खबरें देखी तो आपको याद होगा कि 2022 और 2023 में वहाँ का आर्थिक संकट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं था। ये ऐसा संकट था जो आम लोगों की जिंदगी में दिखाई दे रहा था। डॉलर गायब हो रहे थे, बैंक विदेशी मुद्रा देने में हिचकिचा रहे थे, आयातकों को सामान मंगाने में मुश्किल हो रही थी, उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार इतनी तेजी से घट रहा था कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को लेकर चिंतित थी। उस समय पाकिस्तान के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि बाजार को पूरी तरह खुला छोड़ दिया जाए और रुपया जितना गिरना चाहे गिरने दिया जाए। दूसरा रास्ता था कि किसी भी तरह डॉलर की मांग को नियंत्रित किया जाए और मुद्रा को स्थिर रखने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान ने वो दूसरा रास्ता चुना। यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। जब किसी देश के पास डॉलर कम पड़ने लगते हैं तो वो क्या करता है? आमतौर पर वो आयात कम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान ने भी यही किया। कई तरह के आयातों पर प्रतिबंध लगा दिए, कुछ वस्तुओं के आयात को धीमा किया गया, विदेशी मुद्रा के उपयोग पर निगरानी बढ़ाई गई। उद्देश्य साफ था, देश से डॉलर बाहर जाने की गति को कम करना है। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आखिर डॉलर बचेंगे तो मुद्रा भी स्थिर होगी, लेकिन इसके साथ एक समस्या जुड़ी हुई है। अगर कोई भी फैक्ट्री विदेश से मशीन मंगाना चाहती है तो उसे भी डॉलर चाहिए। अगर कोई उद्योग कच्चा माल आयात करना चाहता है तो उसे भी डॉलर चाहिए। अगर आप आयात को बहुत अधिक नियंत्रित कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था की गति जो है वो धीमी पड़ सकती है। यानी पाकिस्तान ने अपने रुपए को बचाने के लिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। यहीं अधिकांश लोग तुलना करते समय गलती कर देते हैं। वे केवल ये देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपया स्थिर है, वे ये नहीं देखते हैं कि उस स्थिरता की कीमत क्या चुकाई गई है। कल्पना कीजिए कि दो परिवार हैं। पहला परिवार अपनी आय बढ़ाने के लिए व्यवसाय में निवेश कर रहा है। कभी कभी उसे जोखिम भी उठाना पड़ता है, कभी घाटा भी होता है। दूसरा परिवार संकट में है और अपने सभी खर्चों पर नियंत्रण लगा रहा है। अब कुछ महीनों बाद अगर आप दोनों के बैंक खाते देखेंगे तो संभव है कि दूसरा परिवार ज़्यादा स्थिर दिखाई देगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसका भविष्य बेहतर है? जरूरी नहीं। ठीक यही अंतर भारत और पाकिस्तान के बीच दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे अधिक खुली और एकीकृत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। भारत भारी मात्रा में तेल खरीदता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, भारत मशीनरी खरीदता है, भारत वैश्विक निवेश को आकर्षित करता है, भारत से निवेश बाहर भी जाता है। यानी भारतीय रुपया लगातार वैश्विक आर्थिक शक्तियों के संपर्क में रहता है। भारतीय रुपया हमेशा दबाव और अवसर दोनों का सामना करता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है तो RBI उसे रोक क्यों नहीं देता? आखिर रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार है, वो डॉलर बेचकर रुपए को मजबूत कर सकता है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? यही अर्थशास्त्र राजनीति से अलग हो जाता है, क्योंकि किसी भी केंद्रीय बैंक का लक्ष्य केवल मुद्रा को बचाना नहीं होता, उसका लक्ष्य पूरी अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना होता है। मान लीजिए RBI हर कीमत पर यह तय कर ले कि वो रुपया 100 के नीचे ही रखेगा। इसके लिए उसे लगातार डॉलर बेचने पड़ेंगे, लेकिन डॉलर का भंडार भी अनंत नहीं होता है। अगर आप हर समय बाजार के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो एक दिन आपके संसाधन कम पड़ सकते हैं। इसी संदर्भ में कुछ दिनों पहले एक बयान चर्चा में आया था, 100 is just a number।
ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोगों ने कहा कि देखिए, सरकार रुपए की गिरावट को गंभीरता से नहीं ले रही। लेकिन अगर पूरे संदर्भ को समझेंगे तो बात कुछ और निकलेगी। असल तर्क ये था कि किसी विशेष संख्या को लेकर डरना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अर्थव्यवस्था का व्यापक स्वास्थ्य कैसा है। अगर महंगाई नियंत्रण में है, विकास हो रहा है, निवेश आ रहा है और रोजगार बन रहे हैं, तो केवल किसी एक विनिमय दर को देखकर पूरी अर्थव्यवस्था का फैसला नहीं किया जा सकता। ये बात सुनने में असहज लग सकती है, लेकिन दुनिया के कई बड़े केंद्रीय बैंक इसी तरीके से सोचते हैं, क्योंकि मुद्रा की ताकत हमेशा राष्ट्रीय ताकत का सीधा मापदंड नहीं होती। अगर ऐसा होता तो जापान की कहानी अलग होती, अगर ऐसा होता तो चीन की नीतियां अलग होती, अगर ऐसा होता तो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाएं अपनी मुद्रा को नियंत्रित तरीके से कमजोर रखने की कोशिश नहीं करती। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या भारतीय रुपया गिरना बिल्कुल चिंता की बात नहीं? नहीं, चिंता की बात है, क्योंकि आज भारत जो है वो ऊर्जा आयात पर काफी हद तक निर्भर है। अगर रुपया कमजोर होता है तो तेल खरीदना महंगा हो जाता है, तेल महंगा होता है, परिवहन महंगा होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। यानी मुद्रा की कमजोरी का असर आम आदमी तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ फिर वही अंतर सामने आता है। भारत की समस्या विकास के दौरान आने वाला दबाव है, पाकिस्तान की समस्या स्थिरता बनाए रखने की चुनौती है। दोनों समस्याएं अलग हैं और दोनों का इलाज भी बिल्कुल अलग है। इसलिए जब कोई कहता है कि पाकिस्तान का रुपया स्थिर है और भारत का गिर रहा है, तो वो केवल आधी कहानी बता रहा होता है। पूरी कहानी यह है कि पाकिस्तान ने स्थिरता खरीदने के लिए विकास की गति पर नियंत्रण लगाया, जबकि भारत ने विकास की गति बनाए रखने के लिए मुद्रा को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि असली सवाल अभी भी अनुत्तरित है। इसका कोई जवाब नहीं मिला है। अगर पाकिस्तान का मॉडल इतना अच्छा है, क्या भारत को भी वही करना चाहिए? क्या भारत को भी आयातों पर सख्त नियंत्रण लगा देना चाहिए? क्या भारत को भी डॉलर की मांग दबानी चाहिए? क्या भारत को भी मुद्रा को स्थिर रखना चाहिए, या फिर इतिहास हमें कुछ और सिखाता है? और यही वो बिंदु है जहां भारत और पाकिस्तान की आर्थिक यात्राएं पूरी तरीके से अलग अलग दिखती है, क्योंकि एक देश की प्राथमिकता सरवाइव करना है, दूसरे देश की प्राथमिकता ग्रो करना है। लेकिन क्या ये अंतर हमेशा इतना स्पष्ट रहता है, और आने वाले दिनों में किस रणनीति का फायदा होगा? यही हम इस लेख के अंतिम भाग में समझेंगे, जहां हम भारत और पाकिस्तान की पूरी आर्थिक कहानी को एक साथ रखकर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी दिशा सही है और किसकी मंजिल अभी भी धुंध में छुपी हुई है। अब तक की चर्चा सुनने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मुश्किलों से गुजरी है, अगर उसे बार बार IMF के पास जाना पड़ता है, अगर उसे बार बार विदेशी मदद की जरूरत पड़ती है, तो फिर उसका रुपया अपेक्षाकृत स्थिर क्यों दिख रहा है? और अगर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और है अभी भी, तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तो भारतीय रुपया दबाव में क्यों दिखाई देता है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया ने अर्थशास्त्र को मीम्स में बदल दिया। लोग एक स्क्रीनशॉट देखते हैं, एक ग्राफ देखते हैं और एक ट्वीट देखते हैं और फिर पूरी अर्थव्यवस्था का फैसला सुना देते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी सरल नहीं होती है। अगर केवल मुद्रा की ताकत ही किसी देश की ताकत का प्रमाण होती तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची बिल्कुल अलग होती। जापान की मुद्रा कई बार दबाव में रही है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा भी उतार चढ़ाव देखती रही है, चीन ने भी सालों तक अपनी मुद्रा को नियंत्रित रखा है। लेकिन क्या किसी ने उसकी आर्थिक शक्ति पर सवाल उठाया? क्योंकि दुनिया जानती है कि किसी देश की असली ताकत उसके नोट पर लिखे नंबर नहीं है, बल्कि नोट के पीछे खड़ी अर्थव्यवस्था में होती है। और यहीं भारत और पाकिस्तान की कहानी अलग हो जाती है। पाकिस्तान आज भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की लड़ाई लड़ रहा है, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। पहली नज़र में दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक छात्र है जो हर साल किसी तरह पास हो जाता है, दूसरा छात्र है जो टॉप करने की कोशिश कर रहा है। पहले छात्र का लक्ष्य फेल होने से बचना है, दूसरे छात्र का लक्ष्य है आगे निकलना, सबसे आगे निकलना। दोनों की चुनौतियां अलग हैं, दोनों के दबाव अलग हैं, दोनों के परिणाम भी अलग होंगे। पाकिस्तान पिछले 2 दशकों में बार बार भुगतान संकट, विदेशी मुद्रा संकट और कर्ज संकट का सामना करता है। IMF के साथ उसके कार्यक्रम इतने अधिक हो रहे हैं कि कई अर्थशास्त्री मजाक में कहते हैं कि पाकिस्तान और IMF का रिश्ता दुनिया के सबसे पुराने रिश्तों में से एक है। हर बार कहानी लगभग एक जैसी रही है। विदेशी मुद्रा घटती है, पाकिस्तान रुपया दबाव में आता है, फिर IMF आता है, सुधारों की बात होती है, कर्ज मिलता है, स्थिति थोड़ी संभलती है और फिर कुछ सालों के बाद नया संकट खड़ा हो जाता है। आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न रुपया नहीं है,
सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वो इस चक्र को तोड़ पाएगा? क्या वो ऐसी अर्थव्यवस्था बन पाएगा जिसे हर कुछ सालों बाद IMF की जरूरत ना पड़े? क्या वो अपने निर्यात को इतना बढ़ा पाएगा कि डॉलर कमाने के लिए उसे दूसरों के दरवाजे पर न जाना पड़े? क्या वो ऐसी औद्योगिक शक्ति बन पाएगा जो अपने युवाओं को पर्याप्त रोजगार दे सके? यही असली परीक्षा है और ईमानदारी से कहें तो इसका उत्तर अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन अब भारत की तरफ आइए। भारत के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। भारत आज भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। भारत को हर साल भारी मात्रा में तेल खरीदना पड़ता है। भारत को तकनीक, चिप्स, मशीनरी और कई चीज़ों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तब भारत पर दबाव पड़ता है। जब डॉलर मजबूत होता है तब भारत पर दबाव बढ़ता है। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तब भारत पर दबाव पड़ता है। यानी भारत का रुपया इसलिए भी दबाव में रहता है क्योंकि दुनिया से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और यही जुड़ाव उसकी असली ताकत है। ये वही भारत है जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं। ये वही भारत है जो वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहता है। ये वही भारत है जो अगले दशक में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना देख रहा है। और जब आप दुनिया से इतने गहरे तरीके से जुड़े होते हैं तब आपकी मुद्रा भी दुनिया के हर झटके को महसूस करती है। कई बार रुपए की कमजोरी भारत की कमजोरी नहीं बल्कि भारत की वैश्विक भागीदारी का परिणाम भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि अगर भारत को वास्तव में आर्थिक महाशक्ति बनना है तो केवल GDP के आंकड़े काफी नहीं होंगे। उसे अपने निर्यात बढ़ाने होंगे, उसे आयात निर्भरता कम करनी होगी, उसे ऐसी कंपनियां बनानी होंगी जो दुनिया को सामान बेचें, उसे ऐसे उत्पाद बनाने होंगे जिसकी मांग न्यूयॉर्क से लेकर नैरोबी तक हो। क्योंकि अंततः मुद्रा की वास्तविक जो ताकत है वो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता से आती है। और यही वो बिंदु है जहां भारत और पाकिस्तान में बड़ा अंतर दिखता है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार है, भारत के पास तकनीकी क्षमता है, भारत के पास युवा आबादी है, भारत के पास वैश्विक निवेश आकर्षित करने की क्षमता है और सबसे बड़ी बात है भारत के पास समय है। लेकिन अवसर हमेशा रहते नहीं हैं। अगर उनका उपयोग न किया जाए तो वो खो भी जाते हैं। इसलिए इस पूरी कहानी का निष्कर्ष ये नहीं है कि पाकिस्तान जीत रहा है, निष्कर्ष ये भी नहीं है कि भारत हार रहा है। असल निष्कर्ष इससे कहीं अधिक दिलचस्प है। निष्कर्ष ये है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का रुपया क्यों नहीं गिर रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि कौन सी अर्थव्यवस्था अगले 20 सालों में अधिक मूल्य पैदा करेगी। सवाल ये होना चाहिए कि कौन ज़्यादा नौकरियां पैदा करेगा। सवाल ये होना चाहिए कि कौन दुनिया को ज़्यादा सामान बेचेगा। सवाल ये होना चाहिए कि कौन अपने नागरिकों की आय तेजी से बढ़ाएगा। क्योंकि आखिर में इतिहास मुद्राओं को याद नहीं रखता, इतिहास अर्थव्यवस्थाओं को याद रखता है। इतिहास उन देशों को याद रखता है जिन्होंने अपने लोगों का जीवन बेहतर बनाया। और यही वो परीक्षा है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों अभी बैठे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक देश अभी भी स्थिर होने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरा देश वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ चुका है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय रुपए की गिरावट चिंता का विषय है या फिर ये एक बड़ी और बढ़ती अर्थव्यवस्था की सामान्य कीमत है? और क्या पाकिस्तान की मुद्रा की स्थिरता वास्तविक ताकत है या संकट के बाद मिली अस्थायी राहत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ रुपए और डॉलर की नहीं है, ये बहस है दक्षिण एशिया के भविष्य की। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, पीस।